बीजेपी न्यूज पर आप देख रहे हैं सबसे गर्म बहस, धर्म के नाम पर आतंकवाद क्यों। दोनों पक्षों को आपने सुना। इस चरण में हम ये चर्चा करेंगे कि इस आतंकवाद को, जिसको धर्म के नाम पर पसारा जा रहा है, उसे रोका कैसे जाए। लेकिन उससे पहले धर्म के नाम पर नेता किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, आइए वो आपको दिखाते हैं। जुल्म तो जुल्म ही है, कोई भी करे जुल्म है। पेरिस में जो हुआ वो भी जुल्म है, बल्कि पहले वो जुल्म है और दूसरे नंबर पर मान लीजिए जो उससे पहले हुआ है वो भी जुल्म है और जो उसके बाद हुआ है वो भी जुल्म है। फिर तो आप कह रहे हैं एक जुल्म हुआ तो इसकी वजह से फिर जुल्म हुआ, तो फिर आप एक्शन और रिएक्शन की बात को इशारों में ही कह रहे हैं। देखिए, मैं तो इशारों में कह रहा हूं, अब तो दुनिया खुलकर कह रही है। यूपी सरकार में मंत्री आजम खान पेरिस हमले की निंदा तो करते हैं, लेकिन साथ ही इराक और सीरिया में यूरोपीय देशों की कार्रवाई को भी गलत ठहरा रहे हैं। अकेले आजम ही नहीं, कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने भी इस मामले में फ्रांस की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये जो एंटी इस्लाम फोबिया पश्चिम यूरोप में और अमेरिका में चलाया जा रहा है, उस पर रोक लगाने का बहुत ही ज़रूरी है। और कि वहाँ फ्रांस में ही जो मुसलमान रहते हैं उनको ये आश्वासन देना चाहिए, जो नहीं दिया जा रहा है, कि वो भी फ्रांस के नागरिक हैं और उनको खुशी से अपने देश में रहना चाहिए, अपने पहचान को, अपनी हैसियत को बचाते हुए। वहीं बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने भी आतंकवाद को मजहबी रंग देने की कोशिश की। जो आपको दुनिया में दिखाई दे रहा है, चाहे फ्रांस में, सूडान में, इराक में या दुनिया के अंदर तमाम स्थानों पर, वह सही मायने में एक मजहबी उन्माद है। इन सभी बयानों में कहीं न कहीं आतंकवाद को धर्म से जोड़ने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता शकील अहमद ने तो डॉन छोटा राजन की गिरफ्तारी को भी धर्म से जोड़ दिया है। एक छोटा राजन और एक उल्फा वाले अनूप चेतिया अगर मुस्लिम होते तो मोदी सरकार कहती कि इनको इसलिए पहले गिरफ्तार नहीं किया गया था कि ये मुस्लिम थे और कांग्रेस या यूपीए की सरकार वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है। इसलिए मैंने कहा कि नैरेटिव जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता। शकील अहमद जी का हर चीज में, हर केस में, गुनहगारी में भी मजहब देखना, यही कांग्रेस की नीति है। तो नेताओं के इस तरह के बयान आपने सुने, यानी हर चीज में धर्म को जोड़कर देखना और उस पर राजनीति भी करना। सुधांशु जी, आप लोगों की सरकार है, पर सवाल ये है कि अगर इसी तरह की बयानबाजी होती रहेगी, जहां मजहब बार बार बीच में आता रहेगा, तो आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता कहां बनेगी? बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया है। अभी शकील अहमद साहब बोल रहे थे तो मुझे याद आता है, दाऊद इब्राहिम का गैंग टूटा था, छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम में, धार्मिक मामले में, और मुझे लगता है तो उसी लाइन पे चल रहा है कि क्राइम को भी धर्म के नाम पे जोड़ना चाहते। योगी आदित्यनाथ, मैं बिल्कुल ये बात कह रहा हूँ। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने तो नहीं कहा कि फलां जो अपराधी है वो इस धर्म का है इसलिए उसके साथ ये हो रहा, दूसरा अपराधी इस धर्म के साथ। दूसरी बात ये बताइए, अभी मणिशंकर अय्यर जी बड़े एक्सपर्ट बन गए, पाकिस्तान में जाके वहां सलाह दे रहे हैं, फ्रांस वालों के बारे में वहां सलाह दे रहे हैं कि क्या होना चाहिए। अरे अभी बिहार का चुनाव हुआ, बहुत आरोप लगा रहे थे कांग्रेस वाले कि अमित शाह जी ने कह दिया कि पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। ये बताइए, पाकिस्तान में जाके ये कांग्रेस के नेता पटाखे फोड़ने लगेंगे? मीम अफजल साहब, शकील अहमद, मणिशंकर अय्यर किस तरह के बयान दे रहे हैं? आतंकवाद पर भी इस तरह के बयान, बांटने वाले बयान? देखिए, जहाँ तक बांटने वाले बयानात का ताल्लुक है, मणिशंकर अय्यर साहब ने जो कुछ भी कहा है उसको बढ़ा चढ़ा करके ज़रूर बयान किया गया है। जहाँ तक शकील साहब का ताल्लुक है, उन्होंने जो बात कही है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। सिर्फ कंडेमनेशन से काम नहीं चलता है। छोटा राजन कैसे आए, क्यों आए और इस वक्त क्यों आए, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप मजहब से जोड़ रहे हैं? नहीं जोड़ रहा हूँ इसको मजहब से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सरकार को मजहब के हिसाब से बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। मैं यही बात कह रहा हूँ। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है कि ऐसा हुआ है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक बार फिर अपनी बात को दोहराऊँगा कि इस देश को फ्रांस और यूरोप के अंदर जो झगड़ा चल रहा है उससे जोड़ करके कम से कम यहाँ पर बदअमनी फैलाने का प्रयास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसे हिंदू करे या मुसलमान करे, उसको रोकना चाहिए, सरकार को एक्टिव होना चाहिए, और इस तरह की कोई भी काम हो जिससे इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान लड़ने का काम करें, वो नहीं होना चाहिए। सर, लेकिन मजहबी रंग तो सभी राजनेता दे रहे हैं ना प्रोफेसर रागी, मजहबी रंग तो सभी राजनेता दे रहे हैं।
देखिए, मैं याद दिलाना चाहूंगा कांग्रेस को 2014 की डिफीट के बाद इनकी अपनी कमेटी बनी थी, एक एंटोनी कमेटी, जिसकी रिपोर्ट में यह था कि कांग्रेस पार्टी एक समुदाय की तरफ झुकती ज्यादा नजर आई। हार के कारणों में था। मुझे लगता है जिस नक्शे कदम पे ये चल रहे हैं, अगले चुनाव में कहेंगे कि एक समुदाय विशेष के अपराधियों की तरफ ज्यादा नजर आई। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। मैं इस प्लेटफॉर्म को सियासत की लड़ाई बनाने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं ये समझ करके आया था कि आप आतंकवाद पर कोई फ्रूटफुल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आपका प्लेटफॉर्म एबीपी जैसा नेशनल लेवल का चैनल एक प्लेटफॉर्म बन गया आज हिंदू मुसलमानों को झगड़ा दिखाने के लिए। मैं नहीं सर, हम तो सबकी बात दिखा रहे हैं सर। हम कोशिश कर रहे हैं कि सबकी बात रखें, हम किसी के मुंह में शब्द नहीं डाल रहे। जी, मुझे लग रहा है कि शायद हम थोड़ी बहस को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। मैं आपके सामने 3 उदाहरण रखता हूँ दुनिया में जहाँ आतंकवाद था और वहाँ नामो निशान नहीं है। एक चेचन्या, दूसरा तंजानिया, मिस्र उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, और बांग्लादेश। हमें ये पता करना पड़ेगा कि इन चारों देशों में मुसलमान अक्सरियत में है, बहुमत में है। उन्होंने ऐसा क्या किया कि आतंकवाद पर उन्होंने काबू पा लिया? बहुत सिंपल बात है, उन्होंने वहाबी आइडियोलॉजी को डिनाउंस किया और सूफी आइडियोलॉजी को प्रमोट किया। मुझे लग रहा है कि मुसलमान सोसाइटी को बहुत हद तक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। जब तक वे अपने अंदर का मनन नहीं करेंगे, मुझे लग रहा है इस समस्या का हल नहीं आएगा। और चूंकि जो सवाल मैंने अंसार रज़ा साहब की तरफ रखा था, उसका जवाब भी उन्होंने नहीं दिया। मुझे लग रहा है कि ये तय होना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बयान की तायद करते हुए ये कहना चाहता हूँ, ये तय होना चाहिए कि टेररिस्ट को इतनी मात्रा में असलहा और पैसा कहाँ से मिलता है। पुतिन ने बात हवा में नहीं कह दी, उन्होंने तस्वीरें दिखाई हैं। उन्होंने कहा है कि 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है आईएसआईएस। तो बड़ी बात है। आप तो सूफिज्म की भी बात कर रहे हैं, तो ये तो रास्ता प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिखाया है सूफिज्म का, तो उस पर आप लोग क्यों आपस में बात नहीं करते? इंट्रोस्पेक्शन जिसकी वो बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रास्ता नहीं दिखाया है। जब सूफीज़म का एक 40 आदमी का डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर से जाकर के मिला और उन्होंने तमाम चीज़ें उनके सामने रखी कि लोगों से कहिए कि खानकाहों की तरफ आएँ, सूफीज़म की तरफ आएँ, यहाँ अमन मिलेगा। उस वक्त से प्राइम मिनिस्टर ने 3 मरतबा इस बात को दोहराया। यूएन लंदन तक में उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है कि हम लोगों को सूफीज़म की तरफ आना चाहिए। दूसरी बात, अभी इन्होंने एक सवाल किया है। देखिए, दिग्विजय सिंह ने पार्लियामेंट में एक बयान दिया था कि अगर पॉलिटिकल बात हो रही है, नहीं मैं पॉलिटिकल में देखिए नेहा ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं है। नेहा उसी पर आ रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह साहब ने एक बात कही थी, जैसे उन्होंने चूंकि सवाल किया था उसका जवाब हमारे ऊपर लाजमी था। दिग्विजय सिंह साहब ने पार्लियामेंट में एक बात कही थी कि अगर हमें दहशतगर्दी को ख़त्म करना है तो वहाबिज़म पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। ये पार्लियामेंट की स्पीच है। इन्होंने अभी जो बात कही खिलाफत की, अभी हमारे पास एक फतवा आया है, लंबा है, उसका पढ़ने का वक्त नहीं है। बाकायदा तौर पे हमारे मुफ्तियाने किराम ने, तमाम मसलक के मुफ्तियाने किराम ने इत्तफाक राय से फैसला किया है कि अल बगदादी ने जो खिलाफत का ऐलान किया है, इस्लाम का उस खिलाफत से उससे आगे बढ़ गए हम अब बात कर रहे हैं कि कैसे आतंकवाद से डील किया। हाँ, देखिए, पॉलिटिकल इस्लाम और रिलीजियस इस्लाम दोनों आपस में फ्यूज्ड है और सेंट्रल एशिया के अंदर पूरी दुनिया में पॉलिटिकल इस्लाम दूसरे रिलीजन के साथ लड़ रहा है और पॉलिटिकल इस्लाम रिलीजियस इस्लाम से भी अपने अंदर लड़ रहा है। इसीलिए सीरिया में 2.5 लाख लोग मारे जाते हैं, इसीलिए लेबनान में लोग मारे जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली द पॉलिटिकल इस्लाम हैज कम आउट टू बी द डोमिनेंट स्ट्रीम विद इन द पॉलिटिकल इस्लाम रिलीजियस इस्लाम के बीच लड़ाई और उसमें राजनीतिक इस्लाम हावी। मैं उसी चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा जो सुधांशु ने शुरू की थी और भरतिया साहब ने शुरू की थी। देखिए, दुनिया में बड़ी ताकत है पुतिन या ओबामा, दोनों पिट्ठू अलग अलग तौर से। पहली चीज़ तो ये कि भारतीय संस्कृति के अंदर जो हमारा मेलजोल है वो इतनी मजबूत है कि उसमें सूफीज़म और भक्ति और ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। दूसरी चीज़, वहाबिज़म, जाहिरी बात है, सऊदिया एक कंट्री है, कोई विचारधारा है और उसकी विचारधारा हम कबूल करें, दुनिया के मुसलमान उसके पाबंद नहीं। तीसरी चीज़, बांग्लादेश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा तबलीगी इज्तिमा होता है और भारत में सबसे बड़ा तबलीगी इज्तिमा भोपाल में होता है, जिसको बीजेपी सरकार पिछले 15 साल से वहाँ मुख्यमंत्री जाते हैं। इसलिए कोई विचारधारा, कोई तंजीम जब खराब होती है, जब वहाबिज़म कह लीजिए या सऊदी, कोई भी कंट्री उसके अंदर धर्म में हस्तक्षेप करती है, जो रागी कह रहा है। नया एक बड़ी बेसिक दिक्कत यह है कि राजनीति जो अभी तक हो रही थी, जो अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी तक थी, 84-85 से शाहबानो केस होने के बाद वो अपीजमेंट ऑफ इस्लाम में कन्वर्ट हुई। और अब जो अभी आपने बयान दिखाया मणिशंकर अय्यर के और आजम खान के,
अब वो अपीजमेंट ऑफ टेररिज्म पे कन्वर्ट हो रही है, अपीजमेंट ऑफ वहाबिज्म पे कन्वर्ट हो रही है। लेकिन मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि जो शकील अहमद कह रहे हैं उस बात से वो इत्तेफाक रखते हैं, कर रही है ऐसे सरकार इस तरह से काम कर रही है। सवाल चाहता हूँ सुधांशु जी, एक सेकंड। सुधांशु जी, भारतीय प्रधानमंत्री ने लंदन के अंदर हमारा सर ऊंचा करा, सूफीज्म की बात की, बुद्ध का नाम लिया, गांधी का नाम लिया, लेकिन क्या मणिशंकर अय्यर हो या आजम खान हो, हमको ये भी याद रखना चाहिए उनके बयान के 24 घंटे बाद नाथुराम गोडसे का यहाँ पे बरसी मनाई गई और सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि दलाई लामा की घर वापसी होनी चाहिए। इसलिए किसी भी पार्टी के नेता हूँ, इन नेताओं कह रहे ऐसे आतंकवाद से कैसे लड़ेंगे आप जब इस तरह से अलग अलग सुर में बयान आते जाएंगे और सब विभाजनकारी काम करेंगे। देखिए, वो एक बड़ा वाजिब सवाल अभी संगीत रागी जी ने भी उठाया है। ये जो लड़ाई है ना पॉलिटिकल इस्लाम और उन्होंने कहा रिलीजियस इस्लाम के बीच में, ये बात सही जो आपने कहा मौलाना साहब ने कि सबसे ज्यादा मारे जाने वाले लोग मुस्लिम हैं, पर मारने वाले कौन हैं? वो भी वही है। इसका मतलब ये एक आपसी लड़ाई है। हिंदुस्तान में हमें उससे बच के रहना होगा जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा या जो अखलाक उस्मान साहब ने कहा। ये बताइए, ये जो वहाबी इस्लाम बढ़ रहा है, क्यों नहीं आज हमें नहीं ध्यान आता कितने लोग अब्दुल रहीम खान खाना की जयंती मनाते हैं, कितने रस खान की जयंती मनाते हैं, कौन, एक मिनट, कितने लोग अमीर खुसरो की वो बात कहते हैं, बात गजब कह दीनी मुंह से नैना मिलाए के। ये एक अलग हमारी संस्कृति थी, इसको दरकिनार करना जा रही है और उसको सामने लाने का काम कौन करेगा? चलिए इस पर मैं आगे आऊंगी। एक मिनट, ये सबसे गर्म बहस एबीपी न्यूज पर चल रही है। हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। सबसे बड़ी बहस चल रही है यहाँ एबीपी न्यूज पर, सबसे गर्म बहस की धर्म के नाम पर आतंकवाद क्यों। और अब ये बहस आगे बढ़ गई और हम ये चर्चा कर रहे हैं कि इस आतंकवाद को आप कैसे रोकेंगे, क्या भूमिका किसकी होगी इस आतंकवाद को रोकने के लिए, क्या ये आतंकवाद रुकेगा भी या नहीं। हमारे साथ सभी खास मेहमान मौजूद हैं। तोड़ क्या है इस आतंकवाद से लड़ने का? इसका तोड़ यही है कि आपस में मिल करके इसका मुकाबला किया जाए। यहाँ जो बहस हिंदू मुस्लिम हो रही है गलत है, इसलिए कि आतंकवाद जो है वो किसी धर्म को नहीं देखेगा। जब कहीं बम फटता है तो वो ये नहीं देखता कि ये मुसलमान है कि हिंदू है। तो इसलिए अगर हम आपस में एक दूसरे की बुराई करते रहेंगे तो उन लोगों को फायदा होगा। हमें एक हो करके, हिंदू मुस्लिम से आतंकवाद आप विभाजित करके नहीं कर सकते, आप एक होना होगा। मैंने आज सबसे पहले मैंने बात की, मैं इस विषय को हिंदू मुस्लिम अभी नहीं, मैं नहीं देखता, लेकिन मेरा रिक्वेस्टेड है, बड़े ऑप्टिमिस्टिक मैं उत्तर चाहता हूँ। सभी ने माना खिलाफत, खलीफा होना इस्लाम का भाग है या नहीं है, बड़े समान। आप ये बताइए आतंकवाद का तोड़ क्या है? वहाँ से तो आगे भी बढ़िए, मिलजुल। नहीं, वो उसका जब तक उसका जवाब नहीं मिलेगा आगे बढ़ नहीं सकते। खिलाफत या खलीफा होना इस्लाम का भाग। हाँ, आतंकवाद का तोड़ क्या? आतंकवाद का तोड़ हमारे देश में मदरसों का जो पाठ्यक्रम है उस पर सरकार प्रकाश डाले। ये सारा पाठ्यक्रम जो मदरसों में चल रहा है ये आतंक क्यों जड़ है। होम मिनिस्ट्री इसकी जांच करा चुकी है। होम मिनिस्ट्री ने जांच कराई है, उसमें कुछ भी नहीं निकला है। होम मिनिस्ट्री ने जांच कराई है, आप पढ़ के आइएगा उसे। नेहा जी, मैं ग्राउंड पे काम करने वाला हूँ। हिंदू स्वाभिमान का जो मैं काम करता हूँ ग्राउंड पे करता हूँ, और लविंग जिहाद के जितने केस हमने पकड़े हैं, खरखौदा में मदरसे के अंदर लड़कियां पकड़ी गई, उसका यूट्रस निकाला गया। अरे नहीं सर, आप क्या बात कर रहे हैं? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? इस तरह की बातें मत कीजिए। पहले तो भाषा पे संयम रखना बेहद जरूरी है। ये बताइए, जो बात बार बार कहा जा रही है पैन इस्लामिज्म की बात, पॉलिटिकल इस्लाम का हावी होना, वो एक बड़ी वजह है आप मानते हैं? क्योंकि कुछ लोग उस विचार के हैं यहाँ। देखिए, जरा खामोश हो जाने दो भाई। बोलिए बोलिए, आपके पास माइक है, आप ही की आवाज जाए। हाँ। असल बात यह है कि ये सच्चाई है कि कुछ लोग बहके हुए हैं। ISIS में ये मुस्लिम है, लेकिन इनको मैनेज करने वाले, इनका हेड क्वार्टर कहाँ है ये देखने की ज़रूरत है। इनका हेड क्वार्टर तल अवीव में हो सकता है, इनका हेड क्वार्टर वाशिंगटन में भी हो सकता है। इसलिए कि ओबामा जी बार बार कह रहे थे कि मुसलमान, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे। पुतिन ने कहा कि 40 कंट्रियाँ इसको फंड कर रही हैं। जब बात आती है तो मुल्क की बात ख़त्म हो गई और धर्म को उछाल दिया जाता है। आप ये बताइए, ओबामा जी अपनी जिम्मेदारी अपने कांधों से उतार करके मुस्लिम समाज पर क्यों? जॉन दयाल साहब, जॉन माफ कीजिएगा, जॉन दयाल साहब शायद हमारे साथ नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जॉन दयाल साहब हमारे साथ आ गए। जॉन दयाल साहब, एक सवाल यहाँ पर उठाया मौलाना साहब ने, वो ये कह रहे हैं ओबामा साहब अपने कंधे से जिम्मेदारी हटा रहे हैं। मतलब जो मुल्क को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो नॉन इस्लामिक कंट्रीज फंड कर रही हैं IS को, आप उस तरफ ध्यान देंगे या नहीं, या सिर्फ धर्म के मुद्दे को उछाल देंगे? नहीं, मैंने जो मेरे को दो मिनट शुरू में मिले थे उसमें मैंने यही कहा था कि आज पूरी दुनिया का ध्यान और खासकर हिंदुस्तान की सरकार का ध्यान, अमेरिका का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है कि ISI कहीं तो पैदा हुआ था, किसी ने इसको फिनेंस किया, किसी ने इसको आम किया। इसके पास 1 अरब या 100 अरब
कि तो हमारी का एक जीप है जो अमेरिका में ही सिर्फ बनती है, इसका कहीं तेल बेचते हैं, कहीं से तेल खरीदते हैं, कहीं से हथियार बेचते हैं, उसके ऊपर किसी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। मगर क्योंकि मेरे पास आपने माइक दिया, मैं एक बात और कहना मांगता हूँ। आज हमारे पास मुद्दा क्या है कि हिंदुस्तान का जवान रेडिकलाइज ना हो। हिंदुस्तान के जवान के रेडिकलाइज होने के बहुत हिंदुस्तान के अंदर बड़े भयंकर इसके अब आ सकता है। अगर मुसलमान यूथ रेडिकलाइज होता है उसके काउंटर में, और उसकी वजह से जिस आज की जो डिबेट है ये पोलराइज करती है दूसरी कम्युनिटीज़ को भी, हिंदू यूथ भी रेडिकलाइज होता है। हम लोग आतंकवाद का एक ज़माना देख चुके हैं, हम भूल गए हैं 75 से लेकर 84 तक क्या हुआ था। एक लाइन में क्या इसका समाधान क्या है? नहीं, हमारा जो मेन मुद्दा हिंदुस्तान का होना चाहिए, नई दिल्ली का होना चाहिए, नरेंद्र मोदी का होना चाहिए, हम सब का होना चाहिए, हिंदुस्तान के यूथ को रेडिकलाइज होने से किस तरीके से बचाया जाए, हिंदुस्तान को इस सारे भयंकर से किस तरीके से इंसुलेट किया जाए। ठीक है, और इस रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए क्या भूमिका हो समाज की, नेताओं की और सरकार की, इस पर आगे चर्चा करेंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहस आगे भी जारी रहेगी। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं सबसे गर्म बहस, धर्म के नाम पर आतंकवाद क्यों, इस आतंकवाद को हम कैसे रोकेंगे, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन से, जहां ये बताया जा रहा है कि एक संदिग्ध बैग मिला है और वहां एयरपोर्ट को खाली करा दिया गया है, टर्मिनल 3 को खाली कराया गया है, फिलहाल मेट्रो को भी रोका गया है। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और वहां से ये खबर आ रही है कि संदिग्ध बैग मिला है, जिसके बाद सक्रिय हो गई है वहां की पुलिस। एयरपोर्ट को खाली कराया गया है, टर्मिनल 3 को खाली कराया गया है और जैसे ही इस खबर से जुड़ी और अपडेट मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं इसी तरह के वाक्य जो सामने आ रहे हैं, आतंकवाद की घटनाएं या जो संदिग्ध आतंकी जिस तरह से गिरफ्तार किए जा रहे हैं, इस सबके बीच सवाल खड़ा हो रहा है कि इस आतंकवाद से हम निपटेंगे कैसे। आपको बता दें एक तरीका भारत में भी देखने को आ रहा है, जहां पर आज जमीयते उलेमाए हिंद के नेतृत्व में कई मुसलमानों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया, ISIS और आतंकवाद के खिलाफ एक स्वर में निंदा की। आतंकवादी सभ्य समाज के लिए अभिशाप, दाइश तेरी दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आतंकवाद के खिलाफ ऐसी तख्तियां लेकर मुस्लिमों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। पेरिस में हुए आतंकी हमले के बाद जमीयत उलेमा हिंद ने आतंकवाद और आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ देश भर में कई जगहों पर प्रदर्शन का ऐलान किया था। इंसानियत के मुखालिफ दहशतगर्द मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमन के मुखालिफ दहशतगर्द मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंसानियत के दुश्मनों को संदेश देने के लिए मुस्लिम बच्चे भी हाथों में तख्तियां लिए आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ मुस्लिमों का गुस्सा दिल्ली से भोपाल तक नजर आया। यहाँ भी एक सुर में मुस्लिमों ने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी ISIS को सभ्य समाज का दुश्मन बताया। जमीयत उलेमा हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस्लाम के नाम पर आतंक फैलाने वालों का विरोध किया जाए। बेकसूर लोगों को मारना, तकलीफ पहुँचाना, इसकी इस्लाम में बिल्कुल इजाज़त नहीं है। ये लोग इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं, तो ज़रूरी हो गया है कि हम लोग खड़े हों और इसका विरोध करें और इसके ताकत के साथ विरोध किया जाए। मदनी ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद को इस्लाम धर्म से जोड़ना गलत है। इस्लाम में कोई कट्टरता नहीं है, बल्कि इस्लाम तो सबसे मॉडरेट, शांति प्रिय मजहब है। तो आपने देखा कि इस तरह से मुस्लिम तबके की तरफ से भी विरोध की आवाज, निंदा की आवाज उठी है आतंकवाद की इन घटनाओं को लेकर ISIS के खिलाफ। अनूप जी, विरोध तो हो रहा है, कहाँ हो रहा है? अभी जो हमने देखा वो आपको नहीं लगता? ये विरोध नहीं है, ये क्यों? बातचीत कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं बैठ के, और कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या क्या हो रहा है ये बताइए। नहीं, मैं अभी जो रिपोर्ट दिखाई सर, अभी जो रिपोर्ट दिखाई टीवी पे जो, हाँ टीवी पे जो विरोध था वो जनरल था, वो ऐसा होना चाहिए और ऐसे सारे संगठनों को सामने निकल के आना चाहिए। लेकिन जहां तक आतंकवाद के विरोध की बात आ रही है, मेरे ख्याल से कोई भी राजनीतिक दल वो इसमें स्पष्ट नहीं है, उनमें एक पत्ता नहीं है। वो क्या सोच के चल रहे हैं, मतलब क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स चल रही है इसके अंदर, उनको पता है। आतंकवाद पूरे विश्व में फैल रहा है, लेकिन सबसे पहले हम अपने देश का ध्यान रखना चाहिए कि देश में कहाँ कहाँ पे आतंकवाद है। दो मेजर पार्टियां यहाँ पे बैठी हुई इस समय, कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हुए हैं। क्या साफा चलेगा शायद
जी 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 जी, कांग्रेस बीजेपी बीजेपी के दोनों लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, सुनना अच्छा लगता है इनका, लेकिन क्या वो आज एक कमिटमेंट यहाँ करके जाएंगे हम सबके सामने, पूरे देश के सामने, एबीपी न्यूज के अंदर, कि उनके नेतृत्व, दोनों पार्टियों के नेतृत्व मिलके आज आतंकवाद के खिलाफ एक जोरदार लड़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं ये लोग? मेरे ख्याल से नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि पता है इनके अंदर। मैं पूछ लेती हूँ, नहीं मैं पूछ लेती हूँ ना सुधांशु जी, फिर आपके पास आऊंगी मीम अफजल साहब। सुधांशु जी वो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं शुरुआत तो सरकार करेगी ना, आप बाकी पार्टियों के साथ मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट खड़ा करेंगे आतंकवाद को लेकर? देखिए, हम इस विषय को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते, और हमारे जितने राजनीतिक विरोधी दल हैं उनके कुछ नेता लोग जो गैर जिम्मेदारा बयान देते हैं, और वो जो हमारे लोगों के लिए गैर जिम्मेदारा बयान कहते हैं, उन दोनों को लेकर दोनों का डिफरेंस ओपिनियनों पर एक चीज बड़ा अंतर है दोनों में। उनके सारे तथाकथित गैर जिम्मेदाराना बयान आतंकवादियों के लिए हिमायत वाले होते हैं, और हमारे सारे तथाकथित आतंकवादियों के लिए सख्त होते हैं। तो दोनों का टेंडेंसी तो साफ अंतर नजर आ रहा है। मीम अफजल साहब, मैं ये कहना चाहूँगा सुधांशु जी, सरकार तो आपकी है, अभी उन्होंने सही कहा, कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? पहले अपने लोगों के खिलाफ कीजिए, हमारे लोगों के खिलाफ भी केस बनता हो तो करके दिखाइए ना, बात करने से क्या होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इस देश के हिंदू और मुसलमान आतंकवाद के मामले पर एक हैं। मैं शुरू से ही बात कह रहा हूँ, इसको मज़हब के साथ जोड़ना गलत है। कुछ लोग इसे जोड़ रहे हैं, यहाँ तक कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी जो अपना इशारा दिया है वो मुस्लिम मज़हब की तरफ ही दिया है। लेकिन मैंने ये बात साबित की है, तथ्यों से साबित की है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो 20% आबादी पूरी दुनिया का मुसलमानों का है, अगर उसको देखें तो वहाँ पर हर तरफ से वही आवाज़ आई है जो अभी आपने दिखाई, जो मौलाना मदनी कह रहे थे, वही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल। हम लोग तो साथ हो जाएंगे मीम अफजल साहब, हम सवाल उठा रहे हैं राजनीतिक दल कब साथ होंगे? साथ दिखते ही नहीं है ना, अभी यहाँ पे भी देखिए डिफरेंसेस है। हाँ। नेहा, बात इस क्रम में बात चली कि भाई ये इसका खात्मा कैसे हो, तो इसका जड़ क्या है? जड़ में विचार है, आइडिया है। वो आइडिया क्या है? वो आइडिया पैन इस्लामिज्म का है। वो आइडिया जब पैन इस्लामिज्म का है, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मेरे ही अनुसार सभी कोई बने और पूरा वैसा ही दुनिया बदल दे, वैसा ही यदि हम करने की एक्सक्लूसिज्म, द आइडिया ऑफ एक्सक्लूसिविज्म इज द सेंटर बिहाइंड। मैं ही श्रेष्ठ हूं, हम ही श्रेष्ठ हैं। देखिए, इस्लाम में सबको बराबरी का दर्जा है। ऐसा नहीं है कि हम इस्लाम को, हमारे इस्लाम ने कहा है कि आप किसी भी मजहब को बुरा मत कहो। तो फिर दारुल हरब और दारुल इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही क्यों आप बनाते? आप देखिए, ऐसा है रागी साहब, आप 50 साल पुराना राग आलाप रहे हैं। 50 साल पुराना राग। हिंदुस्तान न दारुल हरब है, हिंदुस्तान न दारुल हरब है, न दारुल सलाम। हिंदुस्तान है। आप सुनिए, अगर आप सुनिए, कन्वर्जन इज ए पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन। यदि ऐसा नहीं होता तो कन्वर्जन पर रोक लगाने में सारा मुसलमान समुदाय साथ आना चाहिए। कहाँ हो? देखिए, हमारे यहाँ जबरदस्ती किसी चीज में नहीं है। आज क्लियर कर लीजिए, ये कंफ्यूजन जो आप लोगों के दिमाग में है, मैं क्लियर कर दूं, हमारे यहाँ जबरदस्ती इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। किसी भी तरीके से आप कहीं दिखा दीजिए कि इस्लाम में जबरदस्ती है। देखिए, अभी तो बात हम हिंदुस्तान पे, हम ISIS की बात कर रहे हैं कि उसका क्या तोड़ निकल सकता है। मुझे लगता है कि विचारधारा अपनी एक अलग जगह है। विचारधारा से ज्यादा उसमें एडवेंचरिज्म है, उसमें पैसा है। पैसे के कारण बहुत सारे लोग जा रहे हैं, एडवेंचरिज्म के कारण लोग जा रहे हैं, और फिर आतंकवाद की तिजारत हो रही है, बाकायदा तिजारत हो रही है। और उस तिजारत में बहुत सारे मुल्क हैं जिनके अपने अपने स्वार्थ हैं। तो वो एक तोड़, सबसे बड़ी तोड़ का तरीका वो है। वो कुछ कहना चाहता है? विजय जी, नेहा जी, एक बात बताएं, अभी मौलाना साहब ने कहा कि हमारे यहाँ जबरन कुछ नहीं है, तो क्या भारत में जब इस्लाम कन्वर्ट कराया गया, इस्लाम धर्म कबूल कराया गया सब लोगों से, हिंदुओं से 1300 साल तक यहाँ इस्लाम का जो परचम लहराया गया अंधेरगर्दी का, तो उसमें क्या जबरन नहीं था? ये तमाम चीजें उठाकर आज आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ पाएंगे? हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं ना। मैं बताता हूँ, IS जो आज कर रहा है सीरिया में, वो हमारे यहाँ 1300 साल पहले भी हो चुका है, उससे भी बुरा। और आज ठीक है मौलाना साहब, जवाब दो, एक सेकंड, एक जवाब दे दो। वो 22 वाक्याएं, वो 22 प्रतिज्ञाएं जो अंबेडकर लेके बाहर छोड़ के गए थे बुद्धिज्म में, उनको मैं यहाँ पे वो करूंगा। बिला वजह की बातें कर रहा हूँ, इन चीजों से कोई मुद्दा नहीं है। ये बार बार धर्म पे क्यों जा रही है चर्चा? एक मिनट, ज्ञानेंद्र जी बहुत समय से शामिल हुए, फिर आपके पास। ज्ञानेंद्र जी, ये हम बार बार पूछ रहे हैं आतंकवाद का समाधान क्या है, कैसे निपटेंगे, ये बार बार चर्चा धर्म पे क्यों चली? देखिए,
सैद्धांतिक रूप से आतंकवाद का समाधान बहुत सरल है, बहुत संभव है। सिर्फ उसके आप आइडियोलॉजिकल रूट्स, फाइनेंशियल रूट्स, ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट रूट्स बंद कर दीजिए। लेकिन जैसे ही आइडियोलॉजिकल रूट्स बंद होने की बात आती है, वैसे ही उस पेट्रोल पंप की बात आ जाती है जो अपने आप को देश समझ रहा है, उर्फ सऊदी अरेबिया। और वहां से जो वहाबिज्म, सलाफिज्म पैदा हो रहा है, वो पूरी दुनिया को दारुल इस्लाम बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें कोई मतलब इनकार करना माने सच से आगे फेरना। देखिए बार बार पहली बात बार अरे भाई बहुत सुनने तो अरे भाई सेल्वी साहब इनको बोलने दीजिए मौलाना साहब। पहली बार एक बात तो यह है कि बार यहाँ पर इस्लाम को सुन्नी, शिया, वहाबी और बरेलवी में बांटने की कोशिश कर रही है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, कंडेम करता हूँ। सऊदी अरबिया की जो बात है, सऊदी अरब वो मुल्क है, इनके पास तथ्य नहीं है। 99 IS के लोगों को सऊदी अरब ने सर कलम किए हैं। सऊदी अरब से गलती हुई है, सऊदी अरब से, अमेरिका से गलती हुई है। शुरू में इन्होंने बशर अल असद को हटाने के लिए IS को इस्तेमाल किया। ये तो क्लियर डिफरेंसेस हैं कमर आगा साहब, ये तो क्लियर डिफरेंसेस हैं। कोई कहता है आपको सऊदी अरब को आइडेंटिफाई करना होगा, कोई कहता है फाइनेंशियल चैनल्स को आप रोकना होगा, लेकिन इसमें देखिए ना कितने मतभेद है, यहाँ भी एक रूपता नहीं है। देखिए उनकी गवर्नमेंट ने उसको पैसा नहीं दिया है, वो इसको डिनाई करते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत से बिजनेसमैन हैं जिन्होंने काफ़ी पैसा भी दिया है, उसकी काफ़ी निंदा भी हुई है, और ख़ुद सऊदी अरेबिया इस समय इससे पीड़ित भी है। दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह की समस्याएं, जब आप धर्म को पॉलिटिक्स से जोड़ोगे तो इस तरह की समस्याएं हमेशा आएंगी। इस्लाम में भी ये पहले भी आ चुकी है इस तरह की समस्या, इससे पहले क्रिश्चियनिटी में भी आई थी मिडिवल पीरियड में, उन्हीं ने अलग अलग कर दिया। धर्म और राजनीति को जोड़ा जा रहा है बलदेव भाई जी। देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आतंकवाद जैसी खतरनाक बीमारी के प्रति भी देश के लोग एक नहीं हैं। और जहाँ तक राजनीति की बात है नेहा जी, तो अभी मीम अफजल साहब उनकी शकील साहब की बड़ी पैरवी कर रहे थे। जब इस्लामिक आतंकवाद शब्द कहीं प्रयोग होता है तो चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये विरोध में खड़े हो जाते हैं कि धर्म से मत जोड़ो, मजहब से मत जोड़ो। लेकिन जब इन्हीं की सरकार के गृह मंत्री ने हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द प्रयोग किए, तब इन्होंने, किसी ने नहीं कहा आप हिंदुओं को तो आरोपित कर रहे हो आतंकवादी के रूप में, और जहां मुसलमान भले ही मर रहे हैं लेकिन उनको मार कौन रहा है, ये बात कहते ही इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो उनको आइडेंटिफाई करने में आपको क्या परेशानी है? चलिए ठीक है, इस मुद्दे पर आगे बहस करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के उस पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। धर्म के नाम पर ये आतंकवाद, इस आतंकवाद से निपटे कैसे, सबसे एक प्रतिक्रिया इस पर लूंगी। छोटा सा ब्रेक फौरन हासिल करें। एबीपी न्यूज पर इस सबसे गर्म बहस के बाद कि धर्म के नाम पर आतंक क्यों, आतंक से निपटेंगे कैसे, आइए जल्दी से सबसे प्रतिक्रिया लेते हैं। आतंकवाद से निपटेंगे कैसे? मेरा ख्याल है इस मामले के ऊपर भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग, अर्जेंट मीटिंग बुलानी चाहिए, ताकि धर्मगुरु, राजनीतिज्ञ, सोशल साइंटिस्ट मिल के इस मुद्दे के ऊपर बात कर सके कि भारत के नवयुवक को आतंकवाद के जो एक्सट्रीमिज्म है, पोलराइजेशन है, उससे कैसे इंसुलेट किया जाए। ठीक है, कैसे निपटेंगे आतंकवाद? तो इसके पहले एक चीज में बोलना चाहता हूँ, बस इसी पर वक्त बहुत कम है, प्लीज बाकी लोगों से भी बात हुआ, इसके साथ में जुड़ा हुआ, इसलिए बोलना चाहता हूँ मैं कि कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को निकालने के अंदर वहाँ के मस्जिदों का इस्तेमाल किया गया था। तो कोई दोहरा नहीं है, वहाँ के मस्जिदों से ऐलान किया गया था वहाँ पे कि आप लोग जो है बाहर निकलिए, अपनी औरतों को यहाँ छोड़ के जाइए आप। लेकिन यह हकीकत है, ये हकीकत है, इस पर बहस की बात नहीं कोई। लेकिन अब आज की तारीख में मैंने पहले भी यहाँ पे अपील करी थी, मैं दोबारा अपील करता हूँ कि जो भी पैनलिस्ट हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी NGOs हैं, संगठन है, वो लोग इसके ऊपर मिले, खिलाफ कम से कम उनमें कंसेंसस बने। आतंकवाद के खिलाफ कैसे मुकाबला करें? हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि एक सेकुलर मुल्क है, इसी वजह से आज इसके अंदर वो समस्याएं नहीं हैं जो दूसरी मुस्लिम में है। निपटने के लिए यहाँ बहुत से एवेन्यूज़ हैं, हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, हर रोज़ लड़ रहे हैं, मीडिया है, फिर उसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस, समझते हैं सब मिलकर काम करें। ठीक है, बदलेंगे कैसे हालात बदलेंगे? देखिए आतंकवाद को आतंकवाद समझिए, उस पर वोट की राजनीति बिल्कुल मत करिए। अगर वोट की राजनीति करेंगे और अपने अपनी सुविधाओं के अनुसार उसकी परिभाषा करेंगे, जैसे अमेरिका करता रहा है कि ये अच्छा आतंकवाद, ये बुरा आतंकवाद, आतंकवाद होता है इंसानियत का दुश्मन है।
तो इसलिए सभी वोट बैंक की राजनीति नहीं, ये हमारी सियासी पार्टियों के लिए एक संदेश जो बलदेव भाई दे रहे हैं। हालांकि इस पे भी कई सवाल उठ सकते हैं कि कौन किस तरह की सियासत करा है। मुझे माफ कीजिएगा, वक्त हमारे पास इतना ही है, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जो आगे आने वाले दिनों में भी ज्वलंत रहेगा। और जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं होता, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि धर्म आतंकवाद को आप जोड़ सकते हैं और धर्म के नाम पर आतंक कब तक पनपेगा। इस बहस से क्या निकला, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। हमारी सबसे गर्म बहस, और इस बहस से आज की जो चर्चा रही 2 घंटे की, मुद्दा यह था धर्म के नाम पर आतंक क्यों, तो उससे निकला ये कि आतंक को धर्म से जोड़ने वाले वक्ता अपनी बात पर अड़े हैं, लेकिन मुस्लिम वक्ता नहीं मानते कि ओबामा ने सही कहा है कि मुस्लिम ऐसी घटनाओं की पुरजोर निंदा नहीं करते। ये कहा अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने, और यहाँ के मुस्लिम वक्ता ये मानते हैं कि बराक ओबामा सही नहीं कह रहे, जबकि जो हिंदू संगठनों से जुड़े वक्ता, उनका मानना है कि धर्म को आतंकवाद से कहीं ना कहीं जोड़ा जाएगा, तभी इस समस्या का समाधान होगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।